हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। उदास न हो बीते हुए कल के लिए, उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। आपने क्या समझा कि आपकी किस्मत की जो चाबी है ना, वो आपके हाथों में है। आप अपनी किस्मत को जैसा बनाना चाहेंगे, आप अपने हाथों से बनाएंगे। अच्छा करना है, मेहनत करिए, अच्छा बनेगी जिंदगी। नहीं बुरा बनना है तो कोई बात नहीं, टोला पड़ोस में कहीं भी शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, उसमें लगे रहिए लगे रहिए। चलते मेरे से, तो हमारे सामने एक थंबनेल लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज, क्लास 10 का हिंदी, यानी जिसका नाम है गोधुली, भाग 2, एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। इनके राइटर कौन थे? तो गुणाकार मूले थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि नागरी लिपि हिंदी की क्या है? निबंध। हिंदी की कौन सी विधा है भाई? निबंध। क्या है? क्योंकि उन्होंने देवनागरी लिपि के विकास की कहानी उन्होंने इसमें वर्णन किया था, अर्थात लिपि पर लिखा गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है निबंध। आज उससे जुड़े जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर है, ध्यान से सुनिए बस। तो अब आपको करना क्या है? तो करना ये है कि आप अपना आधे घंटे का जो समय है, पूरे 30 मिनट का समय अब हमें दे दीजिए। ठीक है, अब हम बोलते चलते हैं, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फट से लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन एक क्या कहता है, सुनना। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो कह रहे करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने, इससे पुस्तकें छपने लगी, इस कारण इसके अक्षरों में एक रूपता और स्थिरता आ गई। समझ में आई बात? यानी कहने का अर्थ है कि जब देवनागरी लिपि में जो अंक लिखाते थे, तो उससे पहले लोग ना लिखने का काम करते थे हाथों से, लेकिन जब पहली बार, यानी आज से लगभग 2 सदी पहले पहली बार धातु के क्या बने? टाइप बन गए, धातु के टाइप, यानी लोहा या तांबा या उसका जो फ्रेम, अ का फ्रेम, आ का फ्रेम, क का फ्रेम, च का फ्रेम, है ना, तब उसमें अक्षर में क्या गई? स्थिरता। क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे आज से लगभग 2 सदी पहले जब देवनागरी लिपि को लिखने के लिए धातु के टाइप बनने लगे, तो अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। किसी को दिक्कत? कब? जब धातु के टाइप बनने लगे तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? अब आप नोट निकालिए, पैसा, उसमें कई तरह की भाषाएं लिखी है। अब वो भाषा में आप देखिए जोड़ पर पूरा पूरा शब्द और के ऊपर पूरा पूरा लिखिए, सीधा वो सब क्या है? देवनागरी लिपि है। अब वहां नहीं जाना है, हमारे आंसर पर आ जाइए। नेपाल की जो नेपाली भाषा है और नेवारी भाषा है, मराठी है, संस्कृत है और हिंदी, ये सभी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अगर आपसे कोई पूछ दे चलते फिरते आगे, ये बुआ जी आप लोग कौन क्लास में है? 10th। अच्छा, तो एक बात बताओ कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो फट से बता देंगे। ए भैया हिंदी पढ़े हैं आप? तो हाँ, तो देवनागरी पे ही लिखा है। संस्कृत कभी देखे हैं आप? तो हाँ, तो वो भी कौन है? देवनागरी लिपि है। उसी तरह से आप वो वाला देखे हैं, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, नेवारी, ये सब जितनी भी भाषाएं हमने बताया आपको, सब कौन में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, बड़ी सुंदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आगे कहते हैं, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो देवनागरी लिपि का संबंध हम किससे है?
तो गुजरात के गुजराती और बंगाल की बंगाली, ये दोनों लिपि जो है ना लगभग देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। यानी उसको आप उसका बहन समझिए ना बहन समझिएगा तो सौतेली माई समझ लीजिए क्या यानी संबंध है, रिश्ता तो है रे भाई। किसका किसका? तो गुजरात का गुजराती और बंगाल के बंगाली लिपि जो है वह केकर संबंधी है? देवनागरी। कोई दिक्कत? फूफा होगा, मौसी होगा, कौन हो सकता। चलिए तो आपसे पूछा जाए लेखक ने भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया तो लिखेंगे लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि में जो गुजरात का गुजराती है और बंगाल की बंगाली लिपि है वह देवनागरी लिपि से संबंधित है। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो लेखक कहते हैं कि वाको और राष्ट्रकूट के समय महाराष्ट्र के नंदी नगर की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख दक्षिण भारत में पोथियों लिखने में के संदर्भ में किया। यानी नंदी नागरी किसको कहा गया? तो जो महाराष्ट्र हैं, जो राष्ट्रकूट हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य थे वहां पर जो शैलियां विकसित हुई थी लिखने की शैली, उस शैली का क्या नाम रखा गया? नंदी नागरी। और इन लिपि का उपयोग कहाँ करते थे? तब अनेक प्रकार के जो राजा महाराजा होते थे ना उनके यहाँ जो विद्वान रहा करते थे तो राजा का जो वर्णन होता था तो उस वर्णन को लिखने में उसका उपयोग करते थे। नहीं समझे बात? ऐसे अपनी भाषा में हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए हम एक कवि हैं तो हम राजा के यहाँ रहते हैं, कोई राजा के संरक्षण में तो हम वो राजा का वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे कि आप ऐसे राजा हैं, महान राजा, आपसे दुनिया का जितना भी दुश्मन है सब डरता है, आपकी तलवार बहुत ही प्रसिद्ध है, गर्दन को दम धर के काट देता है। नहीं ऐसे करते। तो ये सब वर्णन जो हम लोग करते हैं, लिखने का काम जो करते हैं वो किस भाषा में लिखेंगे हम लोग? देवनागरी लिपि में। कहाँ? दक्षिण भारत में। तो वही कह रहा आपसे कि वाका को और राष्ट्रकूट यानी दक्षिण भारत, ऐसा आप याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो एक लिपि विकसित हुई थी, जो राजा महाराजा के जो ग्रंथ होते थे, किताब होती थी, उसको लिखने की जो एक लिपि विकसित हुई थी उस लिपि का नाम रखा गया नंदी नागरी। ठीक है? ऐसे परफेक्ट नहीं है ये बात हमने बताई है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि नंदी नागरी के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार है। कोई लोग कहते हैं कि पटना के राजा को कहा जाता था देव, नगर को कहा जाता था नागर, इसलिए उसका नाम पड़ गया देवनागरी। नहीं ऐसे, लेकिन यहाँ नंदी नागरी कह रहा था। कहाँ हुआ था विकास? ये दक्षिण भारत। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सटीक आंसर लिखेंगे। दक्षिण भारत में जो राजा थे, राष्ट्रकूट के राजा हो या चोल के राजा थे, उनके जो विभिन्न प्रकार की पोथियां ग्रंथ हुआ करते थे, उनको लिखने के लिए जिस लिपि का विकास हुआ था उसका नाम रखा गया नंदी नागरी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से प्राप्त हुए? उनके विवरण, यानी नंदी नागरी का जो अभिलेख मिला ये दक्षिण भारत में भी है, उत्तर भारत में भी है, लेकिन सबसे पहले कहां? दक्षिण भारत में। लिखेंगे दक्षिण भारत में 8वीं सदी में इसका विकास का झलक मिलता है और 9वीं सदी में मिलता है उत्तर भारत में। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में इस लिपि का विकास पहले हुआ, बाद में हुआ उत्तर भारत है। क्या लिखेंगे? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में मिले हैं। राजा और राजेंद्र चोल के सिक्कों पर नागरी लिपि अक्षर लिखे हैं। लगभग ये कब की कहानी है? 8वीं सदी की कहानी है। जबकि उत्तर भारत में जो राजा है उनका जो अभिलेख मिला है, वहाँ जो सिक्का मिला है वो 9वीं सदी की कहानी है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि 8वीं सदी में सबसे पहले दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ, बाद में उत्तर भारत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि में जितने बड़े अक्षर हैं उसके ऊपर जब हम लकीर देते हैं तो त्रिकोण बनाते हुए लकीर देते हैं।
जबकि देवनागरी लिपि में जितनी बड़ी अक्षर शब्द उतनी बड़ी सीधी लकीर देते हैं। नहीं समझे? जैसे मेरा नाम राकेश है, तो हमने राकेश, अगर हम ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे राकेश, ऐसे ऐसे त्रिकोण बना के, या ऐसे लिखेंगे राकेश, ऐसे लिखेंगे। नहीं, ये क्या हो गया? ब्राह्मी और सिद्धमी। लेकिन अगर सीधे हमने राकेश लिखा, सीधे लकीर दिया, जितनी बड़ी अक्षर उतनी बड़ी सीधा लकीर, तो ये कौन लिपि हो गई? देवनागरी। यही दोनों में आपसे तुलना कह रहा है कि अंतर बताओ क्या है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ब्राह्मी और सिद्धम लिपि में जितनी बड़ी शब्द होती है उसके ऊपर जो हम लकीर देते हैं वो त्रिकोण बनाते हुए देते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में जो अक्षर होती है जितनी बड़ी शब्द उसके ऊपर सीधी लकीर उतनी बड़ी देते हैं। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के किन किन शासकों के प्राचीन नागरी लिपि से प्राप्त हुए? मैंने कहने का अर्थ है कि उत्तर भारत में ऐसे कौन कौन राजा हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि का उपयोग किया था, जिनका प्रमाण आज मिल रहा है, सिक्का मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही है, अभिलेख मिल रहे हैं। कौन कौन राजा? तो हम लोग पढ़े थे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, राजा अकबर। ठीक है, इनके प्रमाण हमें मिले हैं, जिनका सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी। कौन कौन? तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर के सिक्के किसमें मिले हैं? चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? तो देखिए, लेखक के अनुसार ये जो नागरी लिपि है, पहले नाम क्या था इसका? नागरी लिपि था। कहाँ? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में आकर के इसका नाम हो गया देवनागरी। आखिर ऐसा क्यों? तो लेखक कहते हैं इसके बारे में अनेक विचार हैं। कुछ कहते हैं कि गुजरात में एक नागर ब्राह्मण जाति हुआ करती थी। लेखक क्या कहते हैं कि गुजरात में एक नागर ब्राह्मण जाति हुआ करती थी। अब वही ब्राह्मण जाति ने सबसे पहले इस लिपि का उपयोग करना शुरू किया, इसलिए ओकरे नाम पर रखा गया कर नागरी लिपि। ठीक है ना, यानी देवनागरी लिपि। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। तो कौन सही है? वो कहता है कि देखो, सब नगर को तो नगरे कहते हैं, लेकिन काशी के नगर को देवनगर कहते हैं, देवताओं के नगर यानी देवनगरी। और वहीं इस लिपि का विकास हुआ था, इसीलिए उस नगर के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया देवनागरी। तो कुछ कैसा है, थोड़ा गलती हो, हमारी बात सही है। तो कैसे? तो देखो, कहा कि उस समय ना एक लिपि विकसित, एक स्थापत्य कला विकसित हुई थी जिसका नाम था नागर शैली। क्या हुआ था? नागर शैली। इसलिए इस लिपि का नाम रखा गया देवनागरी लिपि। तो उसके कहते हैं यह गलत है कि पटना के नगर को कहते थे नागर, और वहां के राजा जो थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, उनको कहा जाता था, लोग कहते थे प्यार से देव। तो राजा का नाम देव और वहां की लिपि नागर, वहां की लिपि वो दोनों शहर और राजा के नाम पर जोड़ के बनाया गया देवनागरी लिपि। फिर से, पटना के नगर को नागर और राजा को देव, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया देवनागर, इसलिए वहां की लिपि को रखा गया देवनागरी लिपि। अब अलग अलग मत है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, नागरी को देवनागरी लिपि कहने के पीछे कई मत हैं। कुछ लोग गुजरात वाला बात कह देते हैं कि वहाँ के ब्राह्मण जाति थे, नागर ब्राह्मण, उन्होंने लिपि लिखा इसलिए नाम रखा गया देवनागरी। कुछ कहते नहीं, काशी में ही विकास हुआ था, काशी को कहते हैं देवनगरी, इसलिए वहाँ की लिपि को कह दिया देवनगरी। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, गलती बात है, पटना के नगर को नागर और वहाँ के राजा को कहते हैं देव, तो राजा और नगर के नाम को जोड़ के बना गया देवनगर, नागर अर्थात देवनगरी। ठीक है, धन्यवाद। तो जो भी मत है, अपना अलग अलग विचार है, आप अपना विचार से वहाँ पर आंसर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन अभी तक 8 तक देख रहे थे। 9वां देखिए क्या कहता है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहता है?
पटना से नागर का क्या संबंध लेखक ने बताया है। तो लेखक का मानना है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। एक किताब का नाम है पाता विक्रम। नाटक से पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहा जाता है और उत्तर भारत के स्थापत्य शैली उसको नागर शैली कहते थे, इसलिए नागर शब्द पटना से जुड़ा हुआ। और चंद्रगुप्त राजा को देव कहते थे, इसीलिए पटना को देवनगर और वहां की लिपि को कहा जाता था देवनागरी। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इतिहास ऐसा कहता है कि पटना के नगर को कहा जाता था नगर, और वहां पर एक स्थापत्य शैली विकसित हुई थी जिसका नाम था नागर शैली। ठीक है, वहां के राजा जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उनका नाम वहां पर लोग प्रेम से कहते थे देव। तो राजा का नाम देव, नगर का नाम नागर, दोनों जोड़ के बना देवनागर। वहां की लिपि को कहा गया देवनागरी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, नागरी लिपि कब सर्वदेशिक हो गई? सर्वदेशिक का मतलब लगभग पूरी जगह फैल गया। तो 8वीं सदी में कहा था? 8वीं में कहा था? दक्षिण भारत। 9वीं में आया कहाँ? हमारे उत्तर भारत। लेकिन वह कब पूरा देश जगह फैला? 11वीं सदी तक। ठीक है ना? आया तो Rupees 1,750 received on phone pay. 11वीं सदी में वह सर्वदेशिक लिपि बन गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? 8वीं से 11वीं सदी के बीच यह क्या बन गया? सर्वदेशिक लिपि। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक की क्या जानकारी देते हैं? देखिए, नागरी लिपि हम लोग पढ़ते हैं ना, यानी देवनागरी, उसके अलावे साथ साथ कौन सी लिपियां विकसित होती है? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक लिपि भाषा का भी जन्म हुआ। 8वीं 9वीं सदी के आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लगते हैं। इसी समय भारतीय आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं जैसे मराठी, बंगला का विकास हो रहा था। मतलब क्या कि मेन तो पूरे भारत के लिए एक भाषा हुआ हिंदी, यानी देवनागरी लिपि। ओकरे अलावे और कौन कौन? उसके अलावे मराठी, पंजाबी, बंगला, है ना, ये सब भाषाएं और विकसित हुई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे सुनिएगा, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म हुआ? तो नागरी लिपि के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का जन्म हुआ। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म हुआ? क्षेत्रीय भाषा। कैसे? तो नागरी लिपि तो पूरे देश के लिए, लेकिन क्षेत्रीय भाषा जैसे बंगाल में जाइएगा तो बंगाली, वहाँ पंजाब में जाएगा तो पंजाबी, महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी, उड़ीसा में जाएगा तो उड़िया, है कि नहीं? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, आगे पूछा जा रहा आपसे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार संभवतः बाहर से भारत आए थे। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने अवंती प्रदेश में शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 841 ग्वालियर पर प्रसिद्ध नागरिक लिपि में है। यानी कहने का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार बाहर के लोग थे। कोई राजा आक्रमणकारी आतंकी थे, वो भारत पर आक्रमण कर दिया, दक्षिण भारत में उसने शासन स्थापित किया। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत बहुत अच्छा देश है, तो भारत में वो आकर के बस गए, समझिए। तो जैसे देखिए, राजा अकबर कहाँ के रहने वाले थे? अपने यहाँ के नहीं थे। उनके जो दादा परदादा थे बाबर, वो बाहर के थे, ख्वारिज्म के थे। ख्वारिज्म से वो आए थे भारत। ठीक है, अब भारत आने के पीछे का क्या कारण था, वो वीडियो हमारे सामने में है, हमारे चैनल पर वीडियो है, देख सकते हैं कि बाबर को किसने बुलाया। वो अभी विषय नहीं है, वो इतिहास का विषय है। तो बाबर आया, अब बाबर आया तो उसको अच्छा लगा, तो वह यहीं टिक गया। कहा कि आप कहाँ जाएंगे, इतना बढ़िया सुंदर देश है, तो इधर आ जाते हैं। ओकर बेटा हुमायूं, ओकरे बेटा और क्या नाम था? नहीं, उसका बेटा हुमायूं का बेटा था इसका, अरे शाहजहां का पिताजी क्या था, नाम आ रही है, चलिए जो भी है, उनकी पत्नी नूरजहां थी,
अभी हमको याद नहीं आ रहा, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा, निकलेगा तो बताएंगे। तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब नहीं, ऐसे। तो इस तरह से बाबर हुमायूं माइंड से उतर गया, चलिए छोड़िए, माइंड से उतर गया नहीं। ये देखिए बाबर था सबसे पहले, तब था हुमायूं, उसके बाद था एक उनका बेटा था, हुमायूं का बेटा था, यानी शाहजहां के पिताजी अकबर का बेटा हो गया जहांगीर नहीं, बात छोड़िए, याद नहीं आ रहा, माइंड से उतर गया। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जो आया ना जब कहाँ गुर्जर प्रतिहार, तो दक्षिण भारत में आया, वो रह गया, रहने के बाद वो भारत पर शासन किया, और उनके शासन में यानी गुर्जर प्रतिहार जाति में दो ज्यादा प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें कौन कौन थे? एक से याद रखेंगे, उनका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। और दूसरा कौन थे? महेंद्रपाल। ये दोनों राजा बहुत प्रसिद्ध थे, खास करके मिहिर भोज जिनका शासन काल 840 से 881 यानी 41 वर्ष हमारे भारत पर शासन किए। अपने शासन काल में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब वहां कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, इनके नाम से, मिहिर भोज के नाम से। वो किस लिपि में था? नागरी लिपि में था। यानी कहने का अर्थ है कि वो गुर्जर प्रतिहार कौन थे तो विदेशी, लेकिन भारत में आकर के शासन किए थे। आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी आक्रमणकारी थे, लेकिन वह जब भारत आए तो भारत पर आक्रमण किए, भारत पर अपना अधिकार कर लिए। और इस वंश के कुछ प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें मिहिर भोज और महेंद्रपाल, जिसमें सबसे ज्यादा थे मिहिर भोज, जिन्होंने 840 से 881 तक भारत में शासन किया। इसी बीच उन्होंने कन्नौज और ग्वालियर पर अधिकार भी किया था, और वहां पर कुछ अभिलेख बनाए हैं जो किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अर्थात 8वीं सदी में कन्नौज में जो लिपि थी, कौन लिपि थी? नागरी। आगे अब आपसे कहता है निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों के अभिलेख प्रमाणित प्रस्तुत करें। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें। कहता है कालक्रम से, मैंने बताओ कौन पहले, अभी पीछे हम लोग पढ़ने किए थे, लिखेंगे हमारे भारत में सभी जगह नागरी लिपि का विकास हुआ, लेकिन सबसे पहले जो हमें अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, जैसे महेंद्र चोल का, फिर राजेंद्र चोल का, मिहिर भोज का, ये सब जो राजराज का सिक्का, ये सब लगभग 8वीं सदी में थे। बाद में ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ गया? उत्तर भारत आ गया, और मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, इनके जो सिक्के मिले हैं ये 9वीं सदी में मिले हैं। तो कालक्रम से हमें पता चलता है कि 8वीं सदी में दक्षिण भारत में था, 9वीं सदी में उत्तर भारत में आया, धीरे धीरे और उत्तर चलते चला गया, और पूरे लगभग 11वीं सदी तक लगभग पूरे देश में फैल गया, यानी सार्वदेशिक लिपि बन गया। यही आपसे पूछा है कालक्रम। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा है क्वेश्चन दे रही है जी। बिल्कुल सही है, आ गया यहाँ पर। कालक्रम से समझ में आ गई कि कहाँ से कहाँ तक विकास हुआ था। तब पहले दक्षिण भारत 8वीं सदी में, 9वीं सदी में उत्तर भारत, और धीरे धीरे 11वीं सदी तक पूरे भारत में फैल गया, यानी सार्वदेशिक लिपि बन गया। चलिए, तो आशा और उम्मीद है आपको बड़ा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन था, तो समझाने में हमें अच्छा लगा और आपको भी समझने में अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिए। विशेष के लिए हमें विदा दीजिए। कल आते हैं एक नई कविता के साथ हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ रहे हैं। तब 5 को हमारा अध्याय हिंदी का हो गया है, तो कल हम लोग पहला कविता लेकर के आएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, क्या क्या अर्थ होता है, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। विशेष के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।